नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए सीरीज 21 लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको मैनेजमेंट थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन आपको बताएंगे। और इसके पहले मैं मैनेजमेंट थ्योरी पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ, और यदि आपने पूरा नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पर जा करके आप देख लीजिए। सारी चीज़ें मैं एक एक करके सारे थ्योरी के बारे में बताई हूँ, और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, और सोशल मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के क्या प्रकार हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल किया है। आप वहाँ जा करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कराया है मैनेजमेंट थ्योरी में। आज मैं सेकंड इसमें लेकर के आई हूँ। और जो ये मैनेजमेंट की पहले वाली क्वेश्चन है वो आपको मैनेजमेंट की थ्योरी में मिलेंगे, वो आपके एनटीए 2020 वाले प्रश्न में नहीं मिलेंगे। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और बताना है, कुछ हमारे जो वीडियोज हैं वो हमारे कह सकते हैं कि जिस प्ले लिस्ट में है उसमें नहीं है। कभी कोई चीज़ आपको नहीं मिलता है तो कभी दूसरे प्ले लिस्ट में जो है आप देख लिया करिए, क्योंकि पहले से वो जानकारी नहीं थी हमें। तो कुछ जो प्ले लिस्ट थी वो कुछ जो वीडियो हैं किसी अदर में हो गई हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। जैसे हेल्थ वाले वीडियो को देख लीजिए, आप शरीर क्रिया विज्ञान में आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, कुछ हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन के जो टॉपिक हैं वो इनमें सेव हैं। जो इनमें सेव थे वो क्या है, वो सेफ हैं, वो जो है डिलीट नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब है, आप यदि आपको टॉपिक नहीं मिलते हैं तो आप अदर में भी जा करके लिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि अभी से सही तरीके से वो सेव नहीं है। तो ये आपसे मुझे कहना था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने इसके पहले क्वेश्चन पूछा था, तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया। बहुत अच्छा लगा कि आप पढ़ रहे हो और आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के दे रहे हो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है देख करके कि आप जो है हमें भी मोटिवेट कर रहे हो, साथ में खुद भी मोटिवेट हो रहे हो, साथ में आप पढ़ रहे हो, यानी सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो प्लीज़ आप ऐसे ही करते रहिए और ऐसे ही जो है मेहनत करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। कहते हैं कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। यानी कहने का मतलब, हमारा मन यदि अच्छा होगा, मन यदि हमारा मजबूत होगा, सेल्फ मोटिवेट होंगे, तो कोई भी परिस्थितियां आपके आए, कोई आपको सफल होने के लिए रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थितियां आपको, आपके शांति को, आपके मेहनत को, आपके कार्यों के लिए भंग ना करने पाए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है पहला, हेनरी फेयाल्स के द्वारा दिए गए प्रबंधन के सिद्धांतों को उनके कार्यों से मिलान करिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया है हेनरी फेयाल्स के इन्होंने जो 14 पॉइंट लगभग इन्होंने बताया था, 14 पॉइंट। और ये 14 पॉइंट इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 14 पॉइंट इनके हैं हेनरी फेयाल्स के। इनसे एक क्वेश्चन आपके अवश्य आते हैं। इनको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर है, इनके कुछ पॉइंट को मैंने लिया जहाँ से आपके क्वेश्चन इसके पहले इसमें से उठे हैं, उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिया है। डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, ये इनके हेडिंग है। और इनके इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, ये चीज़ें हैं। तो है डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, इक्विटी और एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये इनके शब्द हैं, इसीलिए मैंने इसको अंग्रेजी में लिख दिया, क्योंकि यही सेम शब्द आपकी हिंदी में भी लिख के आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है कि पहला है, वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू पर्सन। तो इसका डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होगा कि वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू पर्सन, यानी इसमें क्या है, जो भी काम है क्या करना, डिवीजन यानी कार्य का बंटवारा कर देना चाहिए। किसके, उसकी क्षमता योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा होने से क्या होता है कि सभी लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, और वही व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो व्यक्ति के लिए उस काम को लगाया गया है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में ये बातें कही गई है। दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, टू फॉलो बॉस ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। यानी हेड कौन होता है, केवल हेड एक बॉस होता है, और बॉस जो बातें कहें, जो चीज़ें कहें, उसी को जो एम्प्लॉय होते हैं उनको करना होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या करता है, वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू पर्सन। ये तो आपको मैंने फर्स्ट बताया। दूसरा है टू फॉलो बॉस ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, यानी जो हेड के निर्देशों का पालन करें जो उसके एम्प्लॉई हैं वो, तभी क्या होता है, सामंजस्य बना रहता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें आता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू ऑल लेवल, यानी सबके जो अधिकार हैं उनको क्या कर देना चाहिए, उनको
डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, यानी जिसको है उसको विकेंद्रित कर देना है, अपने एक जो मेन सेंटर है उससे सबको जो जो है उनको क्या करना है उसको दे देना, उनके अपने ड्यूटी को, अपने अधिकार को, जिससे अपने अधिकार को समझें और उस काम को सही तरीके से कर सकें। ये सब मैंने अपने वीडियो में बताया है और वहां से जाकर के और भी डिटेल आप देख सकते हैं। तो फोर्थ आता है आपका स्केलर चेन। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही, ये तीनों पॉइंट से बहुत ही क्वेश्चन आए हैं आपका। स्केलर चेन क्या होता है? तो देखिए, अथॉरिटी एंड कम्युनिटी फॉलो, यानी जो अथॉरिटी दी जाए, यानी जो अधिकार दिए जाए, जो कम्युनिकेट किया जाए लोगों को, यानी उच्च से लेकर के उच्च से जो भी चीजें दी जाए वो निम्न के द्वारा उसको फॉलो किया जाए, वो बताया जाता है स्केलर चेन में। क्या है कि अथॉरिटी एंड कम्युनिकेट कोई किया जाए, एक फ्लो में हो, उच्च से निम्न की तरफ होना चाहिए, वो स्केलर चेन में बताया गया है। इक्विटी क्या होती है इसमें? इक्विटी क्या है? फ्रेंडली बिहेवियर हो, यानी हमारा चाहे वो बॉस से जो एम्प्लॉय हैं उनके प्रति इस तरह से व्यवहार हो जिससे वो अपनी बातों को कह सकें, अपनी समस्याओं को कह सकते हैं, कैसे क्या इंप्रूव कर सकते हैं, सारी बातें वो कह सकें। तो वही इक्विटी में बातें कही गई है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये 2 बार क्वेश्चन आपका आया। एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये जो है प्रमोट टीम वर्क, एक तरीके से टीम वर्क के रूप में काम करता है, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर हम यदि काम करते हैं तो सबका उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना या किसी कंपनी को ग्रो करना। तो यानी एक कैसे क्या है ये होता है कि प्रमोट टीम वर्क, यानी टीम की तरह काम करना। तो ये इसके आंसर हो गए। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे, यदि आपको आ रहा है, देखिए कुछ पॉइंट यदि आपको आता है तो प्लीज आप पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, जो भी क्वेश्चन हो आपका, तब इसके आंसर को देखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट थ्योरी बाई हेनरी फेनॉल। अब इसी को मैंने स्टेप में कर दिया है कि इनके स्टेप में, और जहां से आपके क्वेश्चन आए हैं वहीं से मैंने इसको स्टेप किया है। वैसे तो इसमें 14 पॉइंट है, लेकिन मैंने केवल यहाँ पर 8 ही पॉइंट को डिस्क्राइब किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो इसके जो पहला आता है डिवीजन ऑफ, यानी कार्य का बंटवारा कर देना उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी के अनुसार उनको अधिकार दिए जाए, जिम्मेदारी दी जाए। और उसके बाद आता है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन में कहने रहने की बात कही जाए। और उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी भी हमने आपको यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट आता है कि स्केलर चेन, यानी एक चेन की तरह हो, यानी उच्च से निम्न की तरफ की बातें कही जाए एक तरीके से। और नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, क्या होता है ये? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। और उसके बाद आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, क्या है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स। लास्ट में आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो देखिए यहाँ पर है, हमने अभी आपको बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद डिसिप्लिन, फिर उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड, फिर उसके बाद आता है स्केलर चेन, फिर लास्ट में आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल और एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो 1 से 2 बार इसको एक बार पढ़ लेंगे, अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी। अब आता है किसने प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों में कहा था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी किसने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, किसने इस बात को कहा है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी विज्ञान, यानी जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये क्या है? थंब यानी अंगूठे के समान, एक रूल ऑफ थंब नहीं है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इस तरह से ये लाइन कौन अपने वैज्ञानिक सिद्धांत में कहा है? तो देखिए, सबसे पहले जानिए, जो ये वैज्ञानिक सिद्धांत, जो प्रबंधन का वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसको टेलर्स ने ही दिया है और इन्होंने ही अपनी थ्योरी में बताया है, और इनका ये पहला पॉइंट है। तो यहाँ पे आप और भी आपको डिटेल जाना है तो आप वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, यानी मॉडर्न मैनेजमेंट के सिद्धांत को किसे जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के रूप में? तो पीटर एफ ड्रकर जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट को बताया है। नेक्स्ट आते हैं MBO, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये आपका है PBO के नाम से जाना जाता है, WPR के बारे में के नाम से जाना जाता है इसको, और साथ में GM के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों बातें आप याद रखना, क्या क्या है? PBO, WPR और GM, और MBR यानी यहाँ पे MBR है ये, और जिसको मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट और भी आपको जाना हो तो MBO को मैंने बहुत अच्छा डिटेल किया, वहाँ भी जाकर के उसको पूरा देख सकते हैं। तो PBO और GM और आपका आता है WPR। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ 4 P's।
ये बहुत ही बार आया है क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके बाद प्राइस, यानी कोई प्रोडक्ट करते हैं, लेते हैं, उस प्रोडक्ट का सबसे पहले प्राइस रखते हैं, प्राइस को रखने के बाद उसके बाद उसका प्लेस कहाँ पर बेचना है, उसके बाद लास्ट में प्रमोशन। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स, यानी यह क्या है, कला है और विज्ञान है ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स, यानी मार्केट को टारगेट, यानी कह सकते हैं चूज करने के लिए टारगेट मार्केट को। यह एक तरीके से कला और विज्ञान है जो गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग, जो प्राप्त करता है, गेटिंग करता है, कीपिंग करता है, ग्रोइंग यानी बढ़ाता है, कस्टमर यानी कह सकते हैं डिमांड को बढ़ाने का काम करता है। तो उसके बाद है कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग डिलीवर, विच डिफिनीशन है, यानी किस चीज़ की डिफिनीशन है जो आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स को करता है, जिसमें गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग और कस्टमर की बात करता है। इसमें ये किस डिफिनीशन में बात कही गई है, तो ये जो डिफिनीशन है वो मैनेजमेंट की है, कि मार्केटिंग की है, कि प्रिंसिपल की है, कि नॉन ऑफ देम, यानी ये प्रिंसिपल है। यहाँ पर ये आप याद रखना, ये प्रिंसिपल है। तो ये मैनेजमेंट की है, कि मार्केटिंग की है, कि प्रिंसिपल की है, कि नन ऑफ द में से कोई नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग से हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट शब्द लिखा है, और इसकी चूज और मैनेजमेंट में ऐसी बातें नहीं होती है, और प्रिंसिपल में इस तरह से बातें नहीं होती हैं। जहाँ पर कस्टमर की बात की जाए, मार्केट्स की बात की जाती है, वो हमारा मार्केटिंग में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, जिसको थ्योरी ऑफ नीड के नाम से जानते हैं। देखिए इसका और भी नाम है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है और मैंने अपने वीडियो में बताया भी है। मोटिवेशनल नीड्स, थ्री नीड्स और एक्योरिंग नीड्स। क्या है, मोटिवेशनल नीड्स, थ्री नीड्स और एक्योरिंग नीड्स के बारे इनको इसी को नाम से जानते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत। तो इसको किसने दिया है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको आंसर आप खुद देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से आवश्यकता के सिद्धांत किन 3 तत्वों को शामिल किया गया है, यानी जो आवश्यकता का ये सिद्धांत जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, इसमें से कौन कौन से तत्वों को उसमें शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर है उपलब्धि की आवश्यकता, ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आप एक बार देख लेंगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उपलब्धि की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता और ज्ञान की आवश्यकता। इसमें 3 चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ रिलेशन या एफिलिएशन और नीड ऑफ पावर। इन 3 बातों को कहा गया है ज्ञान की आवश्यकता। ज्ञान की आवश्यकता इसमें बातें रखी गई हैं, लेकिन पर्सनल एक मतलब ये हेडिंग के रूप में ये बातें नहीं कही गई। तो उपलब्धि, संबंध और शक्ति, 3 बातें आवश्यकता के सिद्धांत में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी किसने दिया है। तो थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी का जो सिद्धांत है वो ब्रूम ने दिया है। अब देखिए ब्रूम ने ही थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी में कितने दिए गए तत्वों को उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए, यानी जो उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी में जो एलिमेंट बताए हैं उनको उन्होंने उनमें क्या किन किन बातों को उन्होंने शामिल किया है। तो देखिए प्रत्याशा, उपकरण और संयोजक, 3 उन्होंने थ्योरी के में अपने तत्व को बताया, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट और वैलेंस। अब देखिए यहाँ पर जो प्रत्याशा है, और ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया, वहाँ जा करके देख लीजिएगा। इसका जो एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, ये कठिन कार्य करना, प्रयास करना, यानी किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं वहाँ पर इसको हम करते हैं, जिससे हमारा क्या हो, हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमें उस पर कह सकते हैं उनको बोनस, सैलरी या इस तरह से चीज़ों को मिले। और इसके साथ साथ एक ऐसा समय आए जिससे हमें व्यक्तिगत रूप में वो चीज़ें हमें का लाभ मिले, तो वो होता है बैलेंस। तो ये सब मैंने बताया आपको। वहाँ पर एक्सपेक्टेंसी में क्या आता है, कठिन कार्य करना, प्रयास करना, और इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण में आता है बोनस, सैलरी, रेटिंग में बढ़ोतरी करना, प्रमोशन होना, और संयोजक यानी बैलेंस में आता है व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे कार, घर, यात्रा या वेतन की कटौती हो जाना। तो ये क्या है, ये संयोजक में आता है। अब एक पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, इसको मैंने बताया नहीं था। ओम्बड्समैन क्या है, ओम्बड्समैन जिसको लोकायुक्त या लोकपाल कहते हैं। क्या है, ओम्बड्समैन लोकायुक्त या लोकपाल कहते हैं। ये क्या है, ये जनसाधारण की शिकायतों पर सुनवाई करने वाला उच्च शासकीय अधिकारी होता है, जिसे लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं। और क्या है, स्वतंत्र होता है और जो फ्री सेवाएं देता है। क्या देता है, ये फ्री सेवाएं देता है, इसी को ही ओम्बड्समैन कहते हैं। और ये कई बार आपका क्वेश्चन आया भी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा 13 है, निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है।
देखिए जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने पढ़ाया है, और इसमें आपको किस लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है? कर्मचारी के परफॉर्मेंस के लिए, उत्पादन की जानकारी के लिए, कंपनी के स्तर को जानने के लिए, हानि का पता लगाने के लिए। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है, कर्मचारी के परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं, उत्पादन कितना हो रहा है इसके बारे में, कंपनी किस लेवल पर पहुंच रही इसके बारे में पता करते हैं। लेकिन हानि का पता लगाने के लिए वो जब हम सारी चीज़ें इसमें पता करेंगे तो सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। एग्जैक्ट इस तरह से ये हेडिंग नहीं, हानि का पता लगाने के लिए करते हैं। और इसको और डिटेल पढ़ना है तो आप परफॉर्मेंस अप्रेजल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। अब देखिए परंपरागत निष्पादन प्रणाली, देखिए दो प्रकार की होती है, एक परंपरागत होती हैं, एक आधुनिक होती हैं, जिसको हम मॉडर्न कहते हैं। तो जो परंपरागत निष्पादन होता है उसको दिए गए बिंदुओं से चुनिए। इसमें से आपको परंपरागत जो परंपरा से चली आ रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल इवैल्यूएशन करने का माध्यम इसमें कौन कौन सा है? तो देखिए ग्रेडिंग स्केल है, चेकलिस्ट मेथड है, पेयर्ड कंपैरिजन है, उसके बाद रैंकिंग है, और इसके बाद फिर आता है हमारा फोर्स्ड चॉइस विधि, और लास्ट में आता है ग्राफिक रेटिंग स्केल। ये इतने क्या है, ये परंपरागत यानी ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल है। लेकिन हमारे MBO और 360 डिग्री फीडबैक ये क्या है, ये मॉडर्न है। 360 डिग्री फीडबैक क्या करता है, ये किसी भी कर्मचारी के ऑल ओवर नॉलेज लेता है, ऑल ओवर की जानकारी लेता है, उसके व्यवहार, उसकी बातचीत, उसके कार्य, उसके क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके सारी नॉलेज क्या है, सारी चीज़ों को लेता है। इसलिए इसको 360 डिग्री फीडबैक के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं सोशल मार्केटिंग में समाज के हित के लिए। अब देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण है, इसमें मैं ली हूँ, इसमें आपको आंसर खुद बताना है। इसमें मैंने आंसर आपके लिए नहीं दिया है, आप खुद ढूंढ के हमें बताएंगे। सोशल मार्केटिंग में समाज के हित के लिए प्रचार प्रसारित किए जा सकते हैं, यानी प्रचार को यानी एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, किया जा सके, जिससे लोग इससे अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन कर सकें। तो ये देखिए अभिकथन है। कारण क्या है, यह आर्थिक रूप से धनार्जन के लिए प्रसारित किए जाते हैं। तो देखिए आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होगा, और मैंने इसको आपको पढ़ाया भी है, और वहाँ पे भी जा करके देख लीजिएगा। तो इसको यदि आप एक बार देखे होंगे तो आपको आंसर तुरंत ही इसको बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर है, इसमें A और R दोनों सही है, A सही है, R गलत है, A और R दोनों सही है, R एक ही सही व्याख्या करता है, A और R दोनों गलत है। तो प्लीज़ आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के प्रकारों को दिए गए उनके कार्यों से मिलान कीजिए। देखिए मैंने टाइप्स ऑफ मार्केट भी पढ़ाया है। तो एरिया बेस्ड मार्केट, लीगल मार्केट, प्रतियोगी मार्केट और अपूर्ण मार्केट, ये 4 प्रकार के मार्केट मैंने यहाँ पर लिया है। अब देखिए एरिया बेस्ड क्या होते हैं, जैसे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, लोकल मार्केट, ये क्या होते हैं, ये एरिया यानी क्षेत्रीय रूप में होते हैं, ये जहाँ पर वही चीज़ वहाँ पर मिलती है, तो ये एरिया बेस्ड होते हैं। इसमें कई प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर जाएगा एरिया बेस्ड का, सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग मार्केट होती है। क्या है, सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग मार्केट होना, वो एरिया बेस्ड मार्केट के अंतर्गत आती है। अब लीगल मार्केट देखिए, लीगल मार्केट जो होता है जो कानूनी रूप से हो, और ये भी 2 प्रकार से बांटा गया है इसको, एक फेयर मार्केट और एक कालाबाजारी मार्केट। तो ये सब मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए कालाबाजारी मैंने लिखा और निष्पक्ष बाजार आते हैं इसके अंतर्गत। और इसी में आपका प्रतियोगी मार्केट, प्रतियोगी मार्केट क्या है, इसमें वस्तुओं को बेचने के लिए प्रतियोगिता करते हैं। क्या है, प्रतियोगी वस्तुओं को बेचने के लिए प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा की जाती है कि किसका सामान कितना ज़्यादा बिके। और अपूर्ण मार्केट क्या होती है, ये एक तरीके से ये एक समान वस्तु को बेचने के लिए क्या जाता है, इसमें प्रतियोगिता कम होती है, क्योंकि इसमें विक्रेता जो होते हैं ज़्यादा होते हैं और जो बेचने वाला होता है वो कम होता है। तो ये इसके ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। TQM के मुख्य तत्वों को जानिए। सबसे पहले जानिए TQM का फुल फॉर्म क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये ऑल ओवर जो है क्वालिटी पर ध्यान देता है, उसी के आधार काम को करता है, और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन से मुख्य तत्वों को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में शामिल किया गया है। देखिए इसमें पॉइंट दिया है, टीम वर्क को महत्व देना, नेतृत्व पर फोकस करना, उपभोक्ता की संतुष्टि, वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान न देना, नीतिगत योजना बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है मैंने अभी आपको बताया, क्वालिटी पर ध्यान देता है। तो क्वालिटी उसमें कर्मचारी और उपभोक्ता और एज अ टीम वर्क, यानी सारी चीज़ों को उसमें ध्यान दें, क्योंकि तभी क्वालिटी किसी चीज़ की बनी जाती है जब सभी ऑल ओवर सबका जो कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट होता है, सबका कॉपरेशन होता है। तो इसमें जो है टीम वर्क को महत्व दिया जाता है, नेतृत्व पर फोकस करता है, यानी जो लीडरशिप के रूप में काम करे। उसके बाद है उपभोक्ता की संतुष्टि पर ध्यान देता है कि क्वालिटी यदि अच्छी होगी तो उपभोक्ता अपने आप आएंगे और उपभोक्ता अपने आप उस काम को
जो है उस वस्तु को खरीदने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें है हमारा नीतिगत योजना, यानी इसमें प्लानिंग करके चलते हैं, क्योंकि तभी प्लानिंग होगी, जब प्लानिंग होगी तभी हमारी क्वालिटी मेंटेन होगी, क्योंकि प्लानिंग से चीज़ों को की जाएगी तो सभी लोगों का सही होगा, सभी लोग मन उस काम को करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ए बी सी और ई होगा। यहाँ पर डी नहीं हो, क्योंकि वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देता, नहीं वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान देता है, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम ही है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आइए टोटल क्वालिटी के चरणों को क्रमबद्ध करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, TQM के चरणों को क्रमबद्ध करिए। डू, प्लान, चेक और एक्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपका आएगा एक्ट। तो देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले क्या हो, किसी चीज़ की हम योजना बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्लानिंग डू यानी योजना बनाते हैं, प्लान डू यानी करते हैं, फिर चेक का मतलब उसको निरीक्षण करते हैं सही है कि नहीं, फिर लास्ट में वास्तविक रूप में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्लान, डू, चेक और एक्ट, तो ये इसके पॉइंट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 4 Cs ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के 4 Cs क्या हैं। तो देखिए क्लियरिटी, क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, कॉम्पिटिटिवनेस और इसके लास्ट में इसमें है इनमें से सभी। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो आपका क्या होगा, चारों होंगे। क्लियरिटी होनी चाहिए यानी शुद्ध हो, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीय हो, और कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता हो, और लास्ट में कॉम्पिटिटिव का मतलब प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो इनमें से ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इनमें से सभी। तो ये हमारी वीडियो है, तो प्लीज़ आप इसको 1 से 2 बार देखिए, और जो जो चीज़ मैं पढ़ाते जा रही हूँ सारी चीज़ों को आप रिवाइज भी करते चलिए साथ में, क्योंकि इधर पढ़ोगे इधर उधर छोड़ते जाओगे तो आपको चीज़ें जो याद भी रहेगी वो क्या होगा, भूलते जाओगे। तो इसीलिए मैं सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, जिससे सारे टॉपिक आपके कवर होते जाएँ, और यदि आप इतना पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ें जो है आप ना कर पाएँ। तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हमें रिस्पॉन्स देते रहिए, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।